Hello and welcome to the Law Prep Tutorials YouTube channel. In today's session, we are going to discuss a very important initiative and a short topic in your exam that is known as Global Stock Take at COP28. What is this a Global Stock Take? Why we are reading this particular thing? Why it is all important for our exam perspective? That I am saying that it is a short question in your exam because it is first ever global stock take in the history of a COP. This is why it is very important. All the particular points in this report, which is containing some kind of data or some kind of possible solutions, can be useful or will be asked in your exam point of in your CLAT exam 2025. Now, this entire COP28 initiative we are covering through one by one lecture. We have already covered some particular reports also. Before this particular session, we have covered the global cooling pledge initiative also. So what you have to do, आपको क्या करना है तो एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो. नेक्स्ट, फॉर मेकिंग नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे. सो यू कैन इजीली डाउनलोड द पीडीएफ एंड मेक योर नोट्स. पीडीएफ का लिंक आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर. एंड सिमिलरली आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर दिया जाएगा जिसके थ्रू आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने नोट्स को फ्रेम कर सकते हैं. लेक्चर के रिगार्डिंग, सेशन के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि जल्दी से रिजॉल्व भी कर दे. और एक बार क्विकली सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को कवर अप कर पाए. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लैट 2025 सेशन के लिए उसको हम इजीली क्या कर पाए, कवर अप कर पाए और वो मिस ना हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज सेशन एंड बात करते हैं कि ये ग्लोबल स्टॉक टेक है क्या और किस तरह से ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी बात करें तो जैसा कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कहा, इट इज फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टॉक टेक was concluded at the United Nations Climate Change Conference COP28 held in the Dubai. अब ये है क्या और इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट उसके लिए हमको एक बैकग्राउंड कवर अप करना पड़ेगा जिसके थ्रू एक एक पॉइंट हम अच्छे से क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर पाए और अच्छे से नोट डाउन भी कर पाए. इमेजिन कि हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया. 5 ईयर हो गए, 10 ईयर हो गए, 15 ईयर हो गए, 20 ईयर्स हो गए एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है इनिशिएटिव. बट यू डू नॉट हैव द आइडिया दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव after it was concluded or it was initiated. 5 ईयर हो गए, 10 ईयर हो गए तो पता तो हो कि उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं या टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं. अगर नहीं कर पाए हैं तो हमको व्हाट वी हैव टू डू, हमको और क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा जिसके थ्रू उस टारगेट को अचीव कर पाए. क्या टारगेट के अंदर हमने जो गोल सेट किए हैं उनको उसको रीसेट करके कुछ न्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी सो दैट जिस पर्पज से हमने उस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था वो इनिशिएटिव का पर्पज अचीव हो सके. ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट होता है ताकि हमको आइडिया हो पाए कि हमारा इनिशिएटिव एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा या फिर एक फेलियर हो गया. एग्जैक्टली जब COP21 हुआ 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू तो कुछ टारगेट्स हमने देखे लाइक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हमको ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर जो है मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो एडवर्स इफेक्ट है हमारे क्लाइमेट चेंज के उसको रिड्यूस कर सके. और मल्टीपल टारगेट्स उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं. सिमिलरली इस 2015 के अंदर जो पेरिस के अंदर COP21 हमारा लॉन्च हुआ, कुछ मिलिट्री एमिशन कंडीशंस या प्लान्स हर कंट्री को हमारा फ्रेम करने थे ताकि उस टारगेट को अचीव कर सके विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. और उनको हमने नाम दिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस या फिर NDCs. इंडिया का भी NDC है, जैसे 2070 तक हम अपना नेट जीरो इमिशन को अचीव कर लेंगे. सिमिलरली हर कंट्री ने इस तरह का एक क्लाइमेट एक्शन प्लान हमारा बनाया कि हम इस ईयर तक ये कर लेंगे, इस ईयर तक ये चीज अचीव कर लेंगे, इतना कार्बन हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम कर लेंगे, इतना कार्बन का इमिशन कम कर लेंगे. ये सब प्लान अलग अलग कंट्री ने अपने अकॉर्डिंगली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लान किया. बट इसी COP21 में यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में एक टर्म ऐड थी कि बाद में आफ्टर फ्यू ईयर्स कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, अपना ओवरऑल प्रोग्रेस भी एक्सेस करना पड़ेगा
फर्स्ट टाइम इन 2023 ऐसा मेंशन कर दिया था कि ये जो आप नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि एनडीसीज अपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, वो पर्टिकुलर प्लान इफेक्टिव है या नहीं है, जिस पर्टिकुलर पर्पस से हमने इस ओवरऑल हमारे प्लान को या एनडीसीज को बनाया था, वो आप रिव्यू करेंगे फर्स्ट टाइम कब 2023 के अंदर रिव्यू करेंगे, और आफ्टर 2023 एवरी 5 ईयर में होगा। यानी कि 2015 के अंदर एक इनिशिएटिव हुआ जिसको नाम दिया हमने पेरिस एग्रीमेंट, और उस 15 के इनिशिएटिव में मेंशन था कि पहला रिव्यू फर्स्ट रिव्यू हमारा 2023 के अंदर होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 8 ईयर की गैप से होगा, एंड देन एवरी 5 ईयर के गैप से हम इसको रिव्यू करेंगे। तो अगर हमसे पूछा रहा है, एग्जामिनर पूछे कि ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, तो हम कहेंगे एक 5 ईयरली रिव्यू है किनका, जो हमने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स बनाए हैं, यानी कि यू कह दे एनडीसीज बनाए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाए हैं, उनका क्या ओवरऑल हमारा इंपैक्ट आया है, हमको और क्या चीजें करनी होगी, कितना प्रोग्रेस किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में हमारे डिटरमाइन किए थे, और कितना और करना पड़ेगा। ये सब हमारा रिव्यू करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लोबल स्टॉक टेक, जो कि बेसिकली आइडिया था 2015 के पेरिस एग्रीमेंट का। तो एग्जामिनर क्वेश्चन फर्स्ट तो ये फ्रेम करेगा कि ग्लोबल स्टॉक टेक है क्या, फिर ये किससे रिलेट करेगा, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो कि 2015 में हुआ था हमारा एट COP21 में, उसमें हमारा फर्स्ट टाइम हमने डिटरमाइन ही कर दिया था कि 2023 के अंदर हम फर्स्ट रिव्यू करेंगे, और उसके बाद हर 5 ईयर में करेंगे। हालांकि इंडिया ने कहा था 5 ईयर इज ए वेरी लिमिटेड पीरियड, 5 ईयर के अंदर किसी का इंपैक्ट पता नहीं चलता, तो ये एटलीस्ट एवरी 10 ईयर के अंदर होना चाहिए, बट उस बात को ज्यादा कंट्री ने एग्री नहीं किया, एंड वो हर 5 ईयर के अंदर अब इसके बाद में हमको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट एवर हमारा ग्लोबल स्टॉक टेक है जो कि COP28 के अंदर हुआ है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इस ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर क्या आउटकम निकल के आया, क्या फाइंडिंग्स निकल के आई कि इन 8 ईयर्स के अंदर हमने ओवरऑल क्या प्रोग्रेस किया है, और क्या करने का और हमारा टारगेट हो सकता है या सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इनिशिएटिव के अंदर कहा, पहला ही पॉइंट, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड विद रेस्पेक्ट टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। मीन्स इस टाइम पीरियड के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पीरियड के अंदर जो टेम्परेचर था हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, उसके कंपैरिजन में हम एट प्रेजेंट 2023 तक इतना तो अपने टेम्परेचर को ग्लोबली इंक्रीज कर चुके हैं 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू ये था कि हमको ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा लेकर नहीं जाना है, बट फाइंडिंग में पता ये लगा कि आफ्टर 8 ईयर्स जो आपने प्रॉमिस किया था 2015 में एट COP21, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.2 तो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तो फिर यहां तक पहुंचना या इस तक ही मेंटेन करना अपने आप में एक टफ टास्क होगा। इसीलिए उसने आगे मेंशन भी किया कि यूं नहीं है कि ग्लोबल कम्युनिटी काम नहीं कर रही है, ग्लोबल कम्युनिटी ने कई सारे एक्शंस लिए हैं, बट वो बहुत कम है, टू लिटिल। द वर्ड जो यूज लिया यहाँ पर, उसने कहा टू लिटिल, जो एफर्ट आपने किए वो बहुत कम है। कैसे? फिर आगे रिपोर्ट में और एग्जामिन भी किया और रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, अगर उसको आपको अचीव करना है तो आपको ओवरऑल जो टारगेट अचीव करना होगा या कट करना होगा वो है 23 मिलियन टन ऑफ CO2। इतना आपको अपना एमिशन कट करना पड़ेगा अगर आप पेरिस एग्रीमेंट के उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। बट एट प्रेजेंट तक सारी कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली USA, EU कंट्रीज, UK, चाइना, सभी कंट्रीज के जो करंट प्लेसेस हैं, अगर वो फुल्ली इंप्लीमेंट भी हो जाते हैं कंप्लीटली, मतलब जितना आपने प्रॉमिस किया था वो आप सब अचीव कर लेते हो, तब भी जो कट अचीव होगा हमारे पास में ओवरऑल एमिशन में वो सिर्फ 2 to 3 बिलियन टन होगा। इट मींस रिक्वायरमेंट है आपको इस टारगेट को अचीव करने की 23 बिलियन टन की। बट आपने एट प्रेजेंट सभी कंट्रीज ने जितने भी करंट प्लेस कर रखे हैं, यानी कि जो प्रोमिसेस, जो टारगेट्स रख रखे हैं, अगर ईमानदारी से सब लोग उसको फुलफिल भी कर ले और उस टारगेट को अचीव कर ले, तब भी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, मींस ये टारगेट अचीव नहीं होगा। यही वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कि ग्लोबल हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है वो एट प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, बट आपके एफर्ट जो है वो बहुत कम है। कम कैसे है? वो इस वजह से है क्योंकि रिक्वायरमेंट इतने कट की है और जो अचीव होगा हमको वो बहुत ही कम हमारा कट अचीव होगा। बट फिर भी उसने होप दी है
कि एट प्रेजेंट तो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, और जो फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी पर हम वर्क कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली हमारा उसी डायरेक्शन में हम चलते रहें, तो अभी भी हमारे पास होप अवेलेबल है कि हम ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस बना सकते हैं कि इस गैप को क्या कर सके, हम रिड्यूस कर सके। यानी कि अभी भी अंतिम होप, लास्ट होप हमारे पास में अब बाकी है। इसके लिए हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और फंड्स के लिए आपको हमारा लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जो कि COP28 के अंदर हमारा रिलीज भी किया गया कुछ पर्टिकुलर अमाउंट। बट उसने कहा कि अब आपको जो रिक्वायरमेंट है फंड की और जो आप रिलीज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप अवेयर हैं तो COP28 में जो लॉस एंड डैमेज फंड का अमाउंट हमारा रिलीज किया गया वो 475 मिलियन डॉलर्स ही हमारा रिलीज किया गया। बट रिपोर्ट कह रही है कि अगर प्री 2030 पीरियड की बात करें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ओवरऑल जो फंड आपको चाहिए वो है 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन डॉलर। बट फर्स्ट ट्रेंड जो आपने रिसेंटली दिया है आफ्टर सो मेनी इयर्स वो है ओनली 475 मिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आपका जो टारगेट है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को जो कि अचीव करना है आपको बाय 2030, उसके लिए आपको 4 ट्रिलियन पर ईयर चाहिए बाय 2030। तब पॉसिबल हो पाएगा कि जो नेट जीरो आप चाहते हैं कि सर इमेजन हमारा बिल्कुल जीरो हो गया, नेट फाइनल जो है जितना प्रोड्यूस किया, जितना एलिमिनेट किया वो मिलकर के नेट जीरो हमारा 2050 तक आया, वो ओवरऑल हमारा अचीव करने के लिए आपको इतना मनी पर ईयर चाहिए कंटिन्यूसली इस ईयर तक, यानी कि 2024, 5, 6, 7 एंड टिल हमारा 2030 तक जाए तो इतना मनी आपको चाहिए। अब सोचो ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हिंदी में एक पर्टिकुलर सेइंग है कि ऊँट के मुंह में जीरा। रिक्वायरमेंट है इतने अमाउंट की और आपने लॉस एंड डैमेज फंड हमारा दिया है ओनली इतना, इसलिए कह रहा है कि जो फाइनेंशियल फ्लो है वो उसकी अर्जेंट नीड है एंड आपको और मनी देनी होगी, अदरवाइज आप ये टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। आपने भले ही इतने ईयर बाद में COP28 के अंडर फंड रिलीज कर दिया, फर्स्ट ट्रेंच दे दिया, पहली किस्त दे दी, बट वो इनफ नहीं है। इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और इतना हमको चाहिए, यानी कि अभी भी आप क्या कर रहे हैं, लेक कर रहे हैं फाइनेंशियली पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू बात कर रहे हैं। पैसा ही नहीं होगा तो फिर कैसे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। फिर उसने कहा कि सपोर्ट फॉर एडेप्टेशन एंड फंडिंग अरेंजमेंट जैसे भी पॉसिबल हो पाए इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, फंड्स को अचीव करने के लिए आपको अलग अलग इनिशिएटिव लेकर आने पड़ेंगे, इनोवेटिव अप्रोच निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के इस अरेंजमेंट को आप अचीव कर पाएंगे या फिर इस पर्टिकुलर फंडिंग के टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट को भी ऐसे पर्टिकुलर इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो कि बिजनेसेस को अवे फ्रॉम द फ्यूल यानी कि फेज डाउन से हमारा फेज आउट तक लेकर जाए, ऐसे चीजों को सपोर्ट करे, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। फेज डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे पर्टिकुलर हमारी रिक्वायरमेंट को कम कर देना, एंड फेज आउट का मतलब होता है कंप्लीटली शट डाउन कर देना। तो ये कह रहा है गवर्नमेंट को ऐसे पर्टिकुलर इनिशिएटिव पर आना पड़ेगा जो कि अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल हो, यानी कि बिजनेसेस के अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है हमारा, वो पर्टिकुलर फ्यूल फॉसिल फ्यूल ना हो। ये फेज डाउन की बातें आपने बहुत सारी कर ली, अब फेज डाउन से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट निकल के आएगा वो यही होगा जो आप अलग अलग रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि 2030 तक ये पर्टिकुलर नेशन हमारा जो है वो समुद्र के अंदर, सी के अंदर हमारा जो है सबमर्ज हो जाएंगे, या फिर 2050 तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमारी सबमर्ज हो जाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं है जब आपको रियल में जो हॉलीवुड मूवीज में आप देखते हैं कि भाई अर्थ छोड़ के आपको जाना पड़ेगा किसी और ग्रह के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर, मून के ऊपर, वो सब आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट, countries should work on ensuring economic transition is equitable and inclusive, यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई पर्टिकुलर कंट्री जो कि थोड़ा लेस डेवलप्ड है या फिर लो डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है उसको इस एनर्जी ट्रांजिशन का, इस इकोनॉमिक ट्रांजिशन का नुकसान हो जाए और बाकी जो रिच नेशन है उनको ही बेनिफिट हो हमारा। ये कह रहा है कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन होगा आपका वो इक्विटेबल हो और इंक्लूसिव हो, सबको बेटर हमारी थिंग्स जो है अवेलेबल हो, सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी कि आप अपने पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को अचीव कर पाओगे। यानी कि जितना अब तक किया है आपने वो एक्चुअल में फ्रेगमेंटेड है, कुछ टारगेट अचीव हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, और जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इसने कहा कि आपको थोड़ा और एम्बिशियस होना पड़ेगा। जो टारगेट्स आपने सेट कर रखे हैं उसमें आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अचीव नहीं होगा। आपको अपना जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो 43% तक रिड्यूस करना पड़ेगा बाय 2030, फिर आपको 60% तक रिड्यूस करना पड़ेगा
बाय 2035, और उसके बाद आप पॉसिबल कर पाएंगे कि नेट जीरो के टारगेट को 2050 तक अचीव कर पाए। इंडिया ने 2070 हमारा किया है टारगेट, बट ओवरऑल जो ये टारगेट रखा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये 2050 तक का है। इंडिया ने अपना एक टारगेट अलग मेंशन किया है कि हम नेट जीरो वाले पार्ट को हमारा क्या करेंगे, 2070 तक अचीव करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री का जो टारगेटेड ईयर है वो यही है, इसीलिए रिपोर्ट में यही पॉइंट हाईलाइट किया है कि अगर आप नेट जीरो को अचीव कर रहे थे बाय 2050, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा और कट्स करें और अपने टारगेट्स को इतना इंक्रीज करें जिसके थ्रू 43% आपका ओवरऑल जो है ग्लोबल हाउस रिडक्शन हो जाए बाय 2030, एंड 60% तक हमारा रिडक्शन हो जाए बाय 2035। तो याद रखना है 43% बाय 2030 एंड 60% बाय 2035। और ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टारगेट है, ये हमको कब से अचीव करना है, ये हमको अचीव करना है 2050 तक अचीव करना है। फिर आइए कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी हैज टू बी स्केल्ड अप, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को इंक्रीज करना होगा, और जितने भी ऐसे कोल प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारा एलिमिनेशन की बजाय इंक्रीमेंट कर रहे हैं ग्लोबल हाउस गैसेस के अंदर। अनअबेटेड का मतलब यही होता है कि ऐसे पर्टिकुलर हमारे फॉसिल फ्यूल प्लांट्स या ऐसे हमारे कोल प्लांट्स या ऐसे पावर प्लांट जो कि ओवरऑल अपनी एक क्रिटिकल एफिशिएंसी को हमारा अचीव कर चुके हैं, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो एक्चुअल में हमारा एमिशन को इंक्रीज कर रही है। तो ऐसी चीजों को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा कि डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन पर भी आपको काम करना पड़ेगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे जिसके थ्रू आपका एमिशन जो है वो रिड्यूस हो पाए, और साथ साथ में जो कार्बन सिंक बने, यानी कि जितना ओवरऑल पर्टिकुलर हमारा एमिशन हो रहा है, ऐसा आप इन्वायरमेंट बनाए, डिफॉरेस्टेशन इतना कम करें कि वो हमारे फॉरेस्ट ही क्या कर ले, एक कार्बन सिंक के फॉर्म में काम करे, सारी पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर ले, जिससे थोड़ा इंपैक्ट जो आएगा वो हमारा रिड्यूस हो जाए। अगर ये चीज हमारा पॉसिबल होती है तो फिर हम अपने उस पर्टिकुलर टारगेट को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टॉक टेक है हमारा, COP28 के अंदर रिलीज हुआ, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फाइंडिंग्स देखी और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस भी इसने प्रपोज किए कि क्या हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो COP28 पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के अटेम्प्ट के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए थे। बिफोर योर एग्जाम ऑफ क्लैट 2025 में बात करें तो COP29 भी होगा हमारा, उस सिचुएशन के अंदर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो फर्स्ट टाइम हमको इसमें देखने को मिली है। इस वजह से ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और चीजें आपको अच्छे से क्लियर भी रही होगी। कोई क्वेरी हो तो आप डाउट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। सेशन को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।